Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए तो let's have a look at the question of the day. Today's question is of the topic electrostatics और सवाल है three identical point charges are placed on the vertices of an equilateral triangle as shown in the figure. At how many places within the triangle ABC electric field vanishes? चलिए तो यहां पर मैंने ट्राइंगल ए बी सी बना दिया है ना, और मेरे को ये पता है कि जो सेंट्रॉइड है वहां पर सिमेट्री के कारण नेट फील्ड जो है वो जीरो आएगी। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि अपार्ट फ्रॉम सेंट्रॉइड क्या कोई और पॉइंट है जहां पर फील्ड जीरो आ सकती है। तो चलिए सोचने की कोशिश करते हैं। देखिए सेंट्रॉइड पे क्या हो रहा था, बेसिकली तीनों के कारण जो फील्ड है वो सेम मैग्नीट्यूड की आ रही थी, है ना। तीनों के कारण फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम था और सिमेट्री से हम लोग देख पा रहे थे कि तीनों ही वेक्टर्स के बीच में एंगल 120, 120 और 120 है, जिसके कारण बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे थे कि नेट फील्ड यहाँ पर कितनी होगी, जीरो होगी, है ना। लेकिन अब मुझे एक और चीज लग रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर कोई एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है जहां पर फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। आइए मैं बताता हूं कि ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूं। देखिए मान लीजिए मैंने कोई एक ऐसा पॉइंट चुना जो सेंट्रॉइड से टुवर्ड्स ए है ना, और इस जगह पर मैं देख सकता हूं कि मान लीजिए बी के कारण फील्ड आ रही है ई डैश, सी के कारण भी मैग्नीट्यूड वाइज ई डैश मैग्नीट्यूड की फील्ड आएगी सिमेट्री की वजह से, और लेटर से कि ए की वजह से यहाँ पर फील्ड का मैग्नीट्यूड है ई ए। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एंगल थीटा डैश है वो क्या है, वो छोटा है एज कंपेयर टू एंगल थीटा जो पहले बन रहा था यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ बी और इस लाइन के साथ। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ऑल्दो ई डैश जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, ई डैश मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो गया, छोटा हो गया है एज कंपेयर टू ई। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि cos थीटा डैश वो डेफिनेटली बड़ा हो गया किससे, cos ऑफ थीटा से। इसका मतलब कि ई डैश cos थीटा डैश है ना, और E इंटू कॉस थीटा को अगर देखें तो एक में क्या हो रहा है, फील्ड डोमिनेटिंग है और एक में एंगल के कारण जो कॉस है वो डोमिनेटिंग है। तो इसीलिए ऐसा हो सकता है यहाँ पर कि क्या हो जाए, एक और लोकेशन ऐसी मिल जाए जहां पर फील्ड क्या हो जाए, जीरो, है ना। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए की बात करें तो ए के कारण ऑब्वियस है कि सेंट्रॉइड पर फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा था, फील्ड का मैग्नीट्यूड कम आ रहा था एज कंपेयर टू जो नया वाला पॉइंट है वहां पर, है ना। ए की वजह से यहाँ पर फील्ड जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगी क्योंकि डिस्टेंस जो है ए से नए वाले पॉइंट का कम हो गया। तो इसीलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि चूंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि यहाँ पर फील्ड जीरो हो पाए। मैं कोई ऐसा रीजन नहीं दे पा रहा हूं जिसके कारण मैं डेफिनेटली बोल दूं कि नहीं यहाँ पर फील्ड जीरो नहीं हो सकती, ऐसा मैं नहीं कह पा रहा। तो इसीलिए चलिए लेट्स फिगर आउट कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है, और ये पक्की बात है कि अगर कोई ऐसा पॉइंट होगा तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री वो एंगुलर बाइसेक्टर पर ही होगा। चाहे तो ए एंगल का एंगुलर बाइसेक्टर ले लीजिए, बी एंगल का ले लीजिए, चाहे सी एंगल का ले लीजिए, है ना। तो हम लोग किसी भी एक एंगुलर बाइसेक्टर की बात करेंगे और उसी तरीके से बी और सी के लिए भी सिमिलरली बोल देंगे, है ना। तो चलिए ट्राई करते हैं। चलिए तो एक काम करते हैं कि मैं इसे ओरिजिन कह देता हूं और ऊपर की डायरेक्शन को मैं बोल देता हूं वाई एक्सिस, है ना। तो अब मैं निकालना चाह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ वाई, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा। सबसे पहले मेरे को ये समझ में आ रहा है कि E का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, E का मैग्नीट्यूड हो जाएगा के क्यू अपॉन कौन सी लेंथ का स्क्वायर, के क्यू अपॉन AP का स्क्वायर। अब ये AP कैसे निकाले, तो देखिए मैं एक काम यहां पर कर सकता हूं कि मैं इस वाले हाइट को, है ना, यहां से लेकर के यहां तक की हाइट को मैं y बोल देता हूं। तो इसके बाद मुझे ये दिख रहा है कि ये जो AO था, एक्चुअली जो AO था उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, √3/2 मल्टीप्लाइड बाय साइड लेंथ। साइड लेंथ तो मैंने 2a कह दिया, तो वो कितना आ जा रहा है, AO आ जा रहा है √3 इंटू a, है ना। तो अगर पूरा का पूरा AO जो है वो √3 इंटू a है, उसमें से OP जो है वो y है, तो जो बची हुई लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, हमारे को दिख रहा है कि AP की लेंथ जो है वो हो जानी चाहिए √3a - y।
तो मैं EA कितना लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ A जो है वो मैं लिख सकता हूं KQ अपॉन √3A माइनस y का होल स्क्वायर, है ना। इसके अलावा देखिए कि B और C के कारण फील्ड जो है वो नेट कितनी आ जाएगी, फील्ड ड्यू टू EB वेक्टर प्लस EC वेक्टर, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ E cos थीटा। सिमेट्री से हम लोग कह सकते हैं कि E और E का मैग्नीट्यूड जो है वो ऊपर की तरफ ऐड हो जाएगा और साइडवेज जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि EB वेक्टर प्लस EC वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, मैं यहां पर इसे मैग्नीट्यूड कर देता हूं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा 2E cos थीटा। तो चलिए अब E निकालने की कोशिश करते हैं, ये E कैसे निकाले, तो मैंने इसे y कह दिया, तो ये जो BP लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, अंडर द रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो E है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा KQ डिवाइडेड बाय कितना बोल दें, A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना। और cos थीटा कितना कहते हैं भाई, थीटा ये है तो थीटा ये भी तो हो गया, तो cos ऑफ थीटा कितना लिख सकता हूं मैं, cos ऑफ थीटा लिख सकता हूं बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो कि हो जाएगा y अपॉन अंडर द रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो चलिए E को भी यहां पुट कर देते हैं और cos थीटा को भी यहां पुट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है, EB वेक्टर प्लस EC वेक्टर। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं EB वेक्टर प्लस EC वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 2E के बदले मैंने लिख दिया KQ इंटू cos थीटा में y आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा भाई, डिनोमिनेटर में आ जाएगा A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि किसी भी y डिस्टेंस पर, इसे मैंने ओरिजिन लिया है ना, तो यहां से किसी भी y डिस्टेंस पर अगर मैं जाऊं तो वहां पर फील्ड जो है वो कितनी आ जाएगी, फील्ड आ जाएगी EB और EC के कारण इतनी, और EA मतलब कि A के कारण इतना आ जाएगा, है ना। तो अब चलिए नेट फील्ड एट P देखते हैं कितना आ रहा है। नेट फील्ड के लिए देखिए अपने को क्या करना होगा, मैंने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव कहा है ना, तो अगर ऊपर की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव कहा है तो मैं क्या लिख दूंगा, 2KQY डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 3/2, इसमें से क्या घटा दें, KQ अपॉन √3A माइनस y का होल स्क्वायर, है ना। अब मुझे ये चेक करना था कि ये जो E नेट आया है ना, ये जो E नेट आया है ये जीरो कहां पर होगा, यही तो चेक करना था अपने को। तो चलिए E नेट की वैल्यू क्या कर दें, 0। तो देखिए मैंने यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 के बराबर पुट कर दिया, है ना। तो अब इसको सॉर्ट करने, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो क्या आ जाएगा यहां से, 2y अपॉन A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन √3A माइनस y की पावर 2, है ना। तो अब अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो कुछ फायदा होगा क्या, होल स्क्वायर कर दूंगा तो इधर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4y स्क्वायर, है ना। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 3, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 1 अपॉन √3A माइनस y की पावर 4 के बराबर आ जाएगा। तो आप देखिए ये y की पावर 6 में जाने लग रहा है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये तो सॉल्व करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जाएगा, है ना, बहुत बेकार कैलकुलेशन आ जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका सवाल पे ध्यान जाए कि सवाल में क्या पूछा गया था, सवाल में पूछा गया था कि कितने ऐसे पॉइंट हैं जहां पर फील्ड 0 है, मतलब अपने को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता करनी है, अपने को नहीं ढूंढना है कि वो y कौन सा है, अपने को ये ढूंढना है कि ऐसे कितने पॉइंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना। तो अब मेरा ध्यान गया इससे हट करके इसके ऊपर, आइए देखते हैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए मैं इस सवाल को ऐसे ट्रीट कर रहा हूं कि ये जो LHS है वो कोई फंक्शन है ना, लेट अस से कि ये कोई फंक्शन है f1, मैं राइट हैंड साइड को एक और फंक्शन की ट्रीट कर रहा हूं जो कि कह रहा हूं f2, f1 भी एज अ फंक्शन ऑफ y है और f2 भी एज अ फंक्शन ऑफ y है। तो ये दोनों बराबर कहां पर होंगे, जहां पर ये दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, समझ पा रहे हैं आप बात,
तो बेसिकली अब मैं इसे एक फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा हूं और इसे एक फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा हूं और दोनों का इंटरसेक्शन देखूंगा कि कितने जगह आता है। ऐसा फंक्शन एक्चुअली आता था एक रिंग के केस में, है ना। अगर रिंग के एक्सियल पॉइंट पर हम लोग फील्ड देखते थे तो वो आता था KQ(x) अपॉन x² प्लस r² की पावर 3/2। चलिए अगर आपको नहीं याद है तो मैं पूरा डेरिवेशन फिर से करके आपको दिखाता हूं। मान लीजिए कि मेरा जो फंक्शन है f1 है ना, जो कि फंक्शन ऑफ y है, वो क्या लिख दिया मैंने 2y अपॉन a² प्लस y² की पावर 3/2। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ ना df1 अपॉन dy, तो ये क्या आ जाएगा। इसको मुझे जीरो देखना है कि कहाँ पर हो रहा है ना, तभी तो मुझे पता लगे कि कहाँ कहाँ पर स्लोप जीरो हो रहा है। तो यहाँ से ऐसा करने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a² प्लस y² की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 बराबर किसके बोल दूंगा मैं बोल दूंगा 3/2 a² प्लस y² की पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाई चेन रूल से 2y मल्टीप्लाइड बाई 2y बराबर, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, मैंने फॉर्मूला यूज किया डिफरेंशिएट करने के लिए u dv माइनस v du अपॉन v² बराबर 0। तो चूंकि ये पूरा का पूरा 0 ही है तो यहाँ से आ गया u dv बराबर v du, है ना, इसका यूज मैंने यहाँ पर किया है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर a² प्लस y² की हाफ पावर हाफ जो है वो यहाँ पर से कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ a² प्लस y² रह जाएगा। एक 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या बच गया 2a² प्लस 2y² बराबर ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6y², है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a² प्लस y² बराबर 3y²। तो इससे फर्दर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2y² बराबर a², जिसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा y बराबर प्लस माइनस a/√2, है ना। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग y को तो ऊपर की तरफ ले रहे हैं तो y नेगेटिव का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं क्योंकि वो ट्राइंगल के बाहर हो जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या देखना है y बराबर a/√2, है ना। तो जब मैंने इसका ग्राफ बना के देखा तो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था, क्योंकि स्लोप जो है जीरो कहाँ पर हो रहा था, स्लोप जीरो हो रहा था प्लस a/√2 पर, और मैंने वहां पर वैल्यू चेक करी तो कुछ ऐसी आ रही थी जो कि यहाँ पर मैंने शो भी कर रखा है 4/√27a²। इसके अलावा y की वैल्यू जब जीरो भर रहे थे तो भी फंक्शन जीरो हो जा रहा था और y की वैल्यू जब प्लस इन्फिनिटी भर रहे हैं तो भी फंक्शन जो है वो टेंडिंग टू जीरो हो रहा है। तो ग्राफ ऐसा आ रहा है। अब चलिए हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं जो दूसरा फंक्शन है उसका। अब दूसरा फंक्शन कौन सा था आइए देखते हैं। दूसरा फंक्शन था 1/√3a माइनस y का होल स्क्वायर, है ना। तो यहां पर लिख देते हैं कि f2y जो है वो कितना है 1/√3a माइनस y का होल स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसे बनाए भाई, तो हमारे को ये दिख रहा है यहाँ पर कि इसे हमें डिफरेंशिएट करके देखना चाहिए पहले तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे डिफरेंशिएट करके देखा, ये √3a माइनस वाई की पावर -2 था तो -2 बाहर आ गया, √3a माइनस वाई इंटू माइनस की पावर -3 और चेन रूल से -y का डिफरेंशिएशन -1, तो वो कुछ आ रहा है ऐसा। अब इसको आप देखिए तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स आपको क्या क्या दिख रहे हैं जरा सोचिए। यहाँ पर एक तो ये समझ में आ रहा है कि y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू जब हो जाएगी कितनी √3a तो वहां पर फंक्शन नॉट डिफाइंड आ रहा है ना। तो बेसिकली अपने को ये समझ में आ रहा है कि जैसे ही y की वैल्यू क्या हो जा रही है √3a के बहुत करीब, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये लगभग 0 को टेंड कर रहा है और उसमें स्लोप कैसा हो रहा है इनफाइनाइट। देखिए अपने को तो अगर डायग्राम हम लोग देखें तो इस डायग्राम के हिसाब से, है ना, इस डायग्राम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो a पॉइंट से ये डिस्टेंस जो है o की वो कितनी है, वो है √3 × a। तो बेसिकली अपने को बात कहाँ से कहाँ तक की करनी थी, √3a तक ही करनी थी। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर y बराबर √3a शो कर रहा हूँ और मुझे ये पता है कि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड कह सकते हैं लेकिन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मुझे क्या शो करना चाहिए एसिम्पटोट, है ना, इस लाइन को ये जो फंक्शन है ये टेंड करेगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएं, तो देखिए जब y की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर y की वैल्यू मैं 0 रख दूं तो f2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/3a² है ना। अब ये चेक करिए कि कौन बड़ा है, 4/√27 बड़ा है कि 1/3a² बड़ा है। मैंने कैलकुलेटर से चेक करके देखी वैल्यू, तो मैंने क्या पाया कि 1/3a² जो है वो छोटा है एज कंपेयर टू 4/√27a²। तो मैं कहीं यहां पर दिखा देता हूं 1/3a² को, है ना। तो यहां पर जब मैंने 1/3a² यहां पर इस तरीके से दिखा दिया तो ये क्या शो कर रहा है कि y = 0 पर जो f2 है उसकी वैल्यू ये रही, है ना। अब मुझे क्या देखना है कि जब से ही ये √3a को टेंड करेगा तो फंक्शन इन्फिनिटी को भागेगा। अब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है ना। पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पर ये किस तरीके से ऊपर जा सकता है, तो उसके लिए मैं सहारा लूंगा ये y = a/√2 वाले पॉइंट का, है ना। y = a/√2 पर चेक करते हैं कि f2 की वैल्यू कितनी आ रही है ना। y = a/√2 पर देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1/√3 × a माइनस y कितना लिख दें, a/√2, है ना। इसका करना है अपने को स्क्वायर। तो चलिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे क्या आ जाएगा, √6 माइनस a का, यहाँ पर एक a भी आएगा, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं √6 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू a², है ना। ये y की वैल्यू a/√2 रखने पर आई f2 की वैल्यू। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू आई है ना, ये क्या 4/√27a² से बड़ी है या छोटी है या इसके बराबर है, उसके हिसाब से ही हम लोग ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। तो जब मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी ना कैलकुलेटर से, तो मैंने देखा कि वो ज्यादा आ रही थी एज कंपेयर टू 4/√27a²। इसका मतलब क्या हुआ, आइए मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि a/√2 पर, है ना, जो दूसरा वाला ग्राफ है उसकी वैल्यू इस समय थोड़ी ज्यादा आ रही है ना। और ये वैल्यू कितनी आ रही थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2/√6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो 2/√6 माइनस 1 का होल स्क्वायर a²। तो ये ऑब्वियसली ज्यादा आ रही थी 4/√27a² से। तो अब एक और चीज आप देखिए, जब a की वैल्यू, y की वैल्यू थी a/√3, है ना। y की वैल्यू लेटर से यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ a/√3, तब क्या हो रहा था, तब ये ग्राफ और हम जो अब नया ग्राफ हम लोग बनाने वाले हैं दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे, है ना। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, आइए एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये जो एल्टीट्यूड था उसकी लेंथ √3a थी। सेंट्रॉइड कहाँ पर आता था, सेंट्रॉइड आता था इसका भी 1/3 डिस्टेंस पर, मतलब कि a/√3 पर। वहां पर तो फील्ड 0 थी ना। तो एक सॉल्यूशन तो अपने को पता ही है इसका। तो हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से ये कह सकते हैं कि ये जो दूसरा ग्राफ में बनाने वाला वो इसे इंटरसेक्ट यहाँ पर तो करेगा, कहाँ पर, a/√3 पर, है ना। तो इन सब फैक्टर्स को देखने के बाद मैंने जो ग्राफ बनाया वो कुछ ऐसा बनाया, जैसे कि आप देख सकते हैं a/√2 पर मैंने जो वैल्यू दिखाई वो नए वाले ग्राफ की किधर दिखाई, थोड़ी ऊपर दिखाई। उसके अलावा मैंने ये दिखाया कि a/√3 पर, है ना, a/√3 पर जो वैल्यू आ रही है वो ऐसी आ रही है सच दैट कि दोनों ही ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। y = 0 पर मैंने क्या ही रखा था कि वैल्यू 1/3a² आ रही है। तो इसका मतलब कहीं यहाँ पर से इसको वापस से कट करके निकलना होगा और इन दी एंड क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये इस लाइन के साथ, है ना, x बराबर ये जो √3a है, y बराबर √3a, इस लाइन को एसिम्प्टोट मानते हुए ये आगे बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली हमारे को दिख रहा है कि एक पॉइंट तो था ही a/√3 जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा था। उसके अलावा एक और पॉइंट आ गया जो कि कहां पर है, a/√3 और a/√2 के बीच में कहीं पर लाई कर रहा है ना। तो उस जगह पर भी फील्ड जो है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एक और पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो कहां पर होगा, थोड़ा ऊपर होगा, a/√3 से थोड़ा ऊपर होगा लेकिन a/√2 से थोड़ा नीचे होगा। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पर लाई करेगा सच दैट कि वहां पर भी फील्ड 0 आ रही है। और अगर इस एक एंगुलर बाइसेक्टर के साथ ऐसा हो रहा है तो यही कहानी बाकी के दोनों एंगुलर बाइसेक्टर के साथ भी हम लोग कह सकते हैं। इसका मतलब हर एंगुलर बाइसेक्टर पर हम लोग देख पा रहे हैं कि टोटल
क्या आ रहा है, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रॉइड एक एक और पॉइंट आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देयर आर 4 सच पॉइंट्स इनसाइड अ ट्राइंगल जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही है। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, वील बी रेडी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।